चुनपुर नाम के गांव में चुनमुन नाम की औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। चुनमुन की बहू टूनी को बात बात पर मुंह बनाने की आदत थी। एक दिन जब उसकी सास चुनमुन बाहर बैठकर टीवी देख रही थी तो टूनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी बता लीजिए क्या बनाना है। अरे बहू तू कुछ भी बना ले, पर हाँ उससे पहले तू मेरी टीवी के सामने से हट जा कि मेरा अनुपमा सीरियल निकला जा रहा है। बस फिर क्या था, अपनी सास के इतना कहते ही टूनी अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन कहती है, जब देखो 24 घंटे अनुपमा ही देखती रहती है, मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। टूनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और ऐसे ही रात के 10 बज जाते हैं और चुनमुन को अब बहुत तेज भूख लगने लगती है और जब वो रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था। ये देख चुनमुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टूनी बहू के पास जाती है तो देखती है कि टूनी तो आराम से कमरे में सो रही है और खराटे मार रही है, जिसे देख चुनमुन कहती है, टूनी बहू यहाँ सो रही है और खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं बनाया। अच्छा जी, अब तू अपने मन की करने लगी है। 2 दिन आए हुए नहीं घर में और महारानी की जुबान तो देखो। माँ जी मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, आप खुद ही कर लीजिए। चुनमुन और टूनी के बीच बहुत बहस होती है और बेचारी चुनमुन को ही जाकर खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही खाना बन जाता है टूनी रसोई में आ जाती है और तब उससे उसकी सास कहती है, अरे बहू अब नहीं बन रहा तेरा मुँह। माँ जी देखिए, जो भी मैंने आपसे कहा मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था ऐसा कुछ कहने का। हाँ हाँ सब समझती हूँ मैं तेरा क्या इरादा था और क्या नहीं। माँ जी आप तो मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देती है, जब देखो अपना वो झाड़ती रहती है। ऐसा कहकर टूनी का मुंह बन जाता है, लेकिन उसके पास जाती है और उसे खाना दे देती है और कहती है, ले बहू खाना खा ले, पर अपने ये मुंह बनाने की आदत को छोड़ दे। क्या हर बात पर तेरा मुंह बन जाता है? अच्छी आदत नहीं है ये। अगले दिन संडे था और टूनी के पति कालू की छुट्टी थी, इसलिए टूनी और कालू शॉपिंग के लिए निकल गए। तभी एक दुकान में टूनी को अपने लिए एक जोड़ी सैंडल पसंद आते हैं, लेकिन कालू उसे दिलाने से मना कर देता है। अरे टूनी तुम सैंडल का क्या करोगी? अभी तो तुम्हारे पास सैंडल है ना, और एक नहीं 2 नहीं तुम्हारे पास 5 जोड़ी सैंडल हैं, लेकिन माँ के पास चप्पल नहीं है, उनकी सारी चप्पल घिस चुकी हैं। चलो माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेते हैं, तुम कभी बाद में सैंडल ले लेना, अभी वैसे भी मेरी सैलरी नहीं आई है। कालू अपनी माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेता है और ये देख टूनी का मुंह बन जाता है। तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और जब कालू घर पर आकर चुनमुन को चप्पल देता है तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देख चुनमुन कहती है, अरे कालू बेटा ये क्या हुआ बहू को, इसका मुंह क्यों बना हुआ है? अरे माँ तुम्हें क्या बताऊं, इसका तो 24 घंटे मुंह ही बना रहता है। खैर तुम छोड़ो और ये चप्पल पहन कर देखो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। और फिर एक दिन चुनमुन जब कालू की शर्ट पर प्रेस कर रही थी तभी उसको बिजली का जोर से झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए दूर जाकर गिरती है, लेकिन टूनी फिर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। ये देख कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो एक गिलास में पानी लेकर टूनी के मुंह पर जाकर फेंकता है और तब टूनी कहती है, क्या हुआ, मेरे मुंह पे पानी क्यों फेंका? क्या हुआ? अरे तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? वहाँ मेरी माँ मरते मरते बची है और तुम्हें तो मुंह बनाने से फुर्सत ही नहीं। तुम्हें माँ के चिल्लाने की आवाज आई थी ना, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं उठी। अब तुम या तो सुधर जाओ नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन से टूनी सुधर जाती है और फिर कभी भी मुंह नहीं बनाती, क्योंकि उसे पता था क्योंकि उसके मुंह बनाने की आदत से उसकी सास की जान जा सकती थी और बहुत कुछ बुरा हो सकता था, इसलिए वो आदत छोड़ देती है। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा, तो वह संत से राजा अपनी छोटी बड़ी सारी समस्याएं सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत
नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है। मगर यह संत की भेष में ठगता वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली। मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपने घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है, अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा? कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है, अपनी राज्य में डंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल की ओर दौड़ता है और महल की कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुँचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान दी और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है। और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है, क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं
अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु की कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक की टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताज़ी चीज
और ताज़ी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताज़ा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो। ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी? तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कौवे की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फॉर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इसे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। बलरामपुर में बबली चिड़िया एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिसे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तो इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ,
तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन स्त्री ही मिलती। पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो, मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस स्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन स्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन स्त्री, अब इसे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ तो फिर इस स्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन स्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन स्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन स्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन स्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे।